नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संगठन और विधायक दल के नेता को लेकर। दरअसल चुनाव हारने के बाद जब कांग्रेस सत्ता में आई तो दो बातें चली थी। एक तो ये कि कांग्रेस से मुख्यमंत्री कौन होगा। जब उसमें लेट लतीफ हुई तो लोगों ने फिर बहुत सारी बातें की कि कांग्रेस चुनाव भले न जीती हो लेकिन नेता चुनने में पिछड़ रही है। अगर हम भाजपा की बात करें तो भाजपा प्रतिपक्ष में आई है, लेकिन विधानसभा का सत्र शुरू होने को है और अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधानसभा में लीडर कौन होगा इसका चुनाव नहीं कर पाए हैं। ये सारी बातें हैं। उसकी वजह ये कि अब दावेदार बहुत सारे हैं और भाजपा उस गणित में उलझती जा रही है जिसमें ओबीसी की बात होती है, जिसमें दलित की बात होती है, जिसमें सवर्ण की बात होती है। किसी जमाने में भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि हम संघ से संस्कारित नेताओं के दल हैं, जिसमें संघ के भीतर जाति की बात नहीं होती। वहाँ अक्सर लोग नाम के आगे सरनेम नहीं जोड़ते, उपनाम नहीं जोड़ते। अब उस संघ से दीक्षित संस्कारित भाजपा इस बात पर भी जोर दे रही है कि उसका अध्यक्ष ओबीसी का हो, उसका विधानसभा में लीडर सवर्ण जाति का हो, बाकी लोग पिछड़े या दलित वर्ग के हों। तो इस किस्म के मामले में उलझी है। इस मुद्दे पर हम बात करेंगे क्योंकि ये जो मसला है ये बता रहा है कि बीजेपी की दशा और दिशा किस तरफ जा रही है। आखिर वो अपना नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं चुन पा रही है और उसका अध्यक्ष अगर कोई है तो बदलने की बात क्यों हो रही है। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं दो विशेष मेहमान, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री राकेश दुबे जी और श्री अनिल श्रीवास्तव जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। राकेश जी, आपने लगभग 40 दशक से ऊपर हो गया होगा मध्य प्रदेश की राजनीतिक स्थिति को देखते हुए और उसकी आंखों देखी बातों को लिखते और सुनाते हुए। बीजेपी में जो कुछ हो रहा है ये पहले से जो कुछ घटित हो रहा है उसी का एक अध्याय है या कुछ चौंकाने वाला है, या बीजेपी हारने के बाद भी सुधर नहीं रही है और पतित होती जा रही है, ये उस तरफ जाने की दिशा में कोई उसका प्रमाण है? आपकी राय? ये बीजेपी की हार का उत्तरार्ध है और लोकसभा चुनाव के पहले अगर सब नहीं हुआ तो इस पूरे आख्यान का उपसंहार लोकसभा चुनाव में हो जाएगा। आज नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में जो लोग दिखाई दे रहे हैं, जो चमकदार कारणों से आगे आ रहे हैं, जैसे पुराने परिवहन मंत्री या और उससे ज़्यादा चमकदार पुराने विधि मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, जनसंपर्क मंत्री, बहुत सारी डिग्रियां उनके पास थी। इन सारी चीज़ों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी और संघ आज जिस संतुलन को बनाने की बात कर रहा है कि हमारा नेता प्रतिपक्ष ऐसा हो, प्रदेश का अध्यक्ष इस प्रकार का हो, वहाँ का वो, ये संघ की नीति नहीं रही कभी भी। संघ ने तो हमेशा व्यक्ति के उपनाम को छोड़कर, पद नाम को छोड़कर व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश की बात कही है। आज तो यहाँ ये साबित हो रहा है कि व्यक्ति की जाति बड़ी है, उसका वो वोट बैंक जिसका वो तुष्टीकरण करता आया है वो बड़ा है। तो इस तरह का जो उत्तरार्ध अगर बीजेपी लिखेगी इसका उपसंहार लोकसभा चुनाव में होगा और बहुत अच्छी खबर नहीं रहेगी बीजेपी के लिए। बिल्कुल, लेकिन एक बात हो रहा है राकेश जी, जब मध्य प्रदेश में चुनाव हुए और नतीजे आए तो बीजेपी 109 पर आकर रुक गई। कांग्रेस को भी बहुमत मिला, वो 114 पर आकर टिकी। अलग बात है कि उसको पास अब जो बहुमत चाहिए उससे ज़्यादा उसके साथ विधायक हैं। हम ये इस पर भी बात करना चाहेंगे कि चुनाव हारने के बाद शिवराज सिंह चौहान एकदम एक्टिव मोड पर हैं। वो कांग्रेस की जरा सी गलती पर भी जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं वो बहुत ही तीखी होती है। इसका मतलब कि वो बता रहे हैं कि वो नैसर्गिक प्रतिपक्ष के नेता है। मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद अगर कोई विधानसभा में हो सकता है तो वो लीडर ऑफ अपोजिशन शिवराज सिंह हो सकते हैं। एक बात। दूसरी ये बात भी है कि वो जिस ढंग से दौरे करते हैं, जो उनकी सक्रियता है जनता से संवाद करने की, उस हिसाब से अप्रत्यक्ष रूप से वो ये दावा भी पेश कर रहे हैं कि अगर वो लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं होते हैं, नेता प्रतिपक्ष नहीं होते हैं, तो फिर मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष के तौर पर उनका दावा, क्योंकि वो उस जिम्मेदारी का पहले भी निर्वहन कर चुके हैं। दो बात। तीसरी बात जो आपने कहा कि हमने तो कहा कि अगड़े पिछड़ों में उलझी हुई है, तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी इसके दावेदार हैं, क्योंकि वो मध्य प्रदेश के साथ साथ उनके बहुत अच्छे संबंध अमित शाह से भी हैं और वो ये बताते रहे कि अमित शाह का उन पर भरोसा है और उसके चलते उनको कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां गुजरात में और उत्तर प्रदेश चुनाव में मिली हैं। इसके बाद अगर हम बात करें क्रम की, तो फिर इसमें राजेंद्र शुक्ल, वो पूर्व मंत्री जो विंध्य क्षेत्र से आते हैं, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अच्छा प्रदर्शन भाजपा ने अगर कहीं किया है तो वो विंध्य ने किया है। इस नाते वो ये कह सकते हैं कि चूंकि उनके क्षेत्र से भाजपा अच्छी सीटें जीतकर आई है तो वो भी इसके दावेदार हैं। तो ये बात बहुत सी है। हमने देखा कि परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह भी है,
हालांकि उनका नाम इस किस्म की दौड़ में नहीं, लेकिन हम ये मानते हैं कि वो भी एक दावेदार के रूप में हो सकते हैं, कंप्रोमाइजिंग कैंडिडेट के रूप में। तो वो नेता प्रतिपक्ष के दावेदार भी हो सकते हैं समझौता उम्मीदवार के रूप में, और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी इस दौड़ में बन सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मामले जिस पर मैं आपसे विस्तार से पूछूंगा, लेकिन 6 तारीख को भोपाल में भाजपा विधायक दल की बैठक होने वाली है। राजनाथ सिंह उसमें आ रहे हैं, मध्य प्रदेश के प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे भी हैं। लेकिन विनय सहस्त्रबुद्धे जी की, अनिल जी, क्या भूमिका रही है प्रभारी के नाते? वो प्रभारी की भूमिका से कितना न्याय कर पाए हैं, और जब वो न्याय नहीं कर पाए तो विधायक दल की बैठक में वो क्या भूमिका निभा पाएंगे? ये सब बातें भी, क्योंकि इनके रहते भाजपा की दुर्गति हुई है। इनके प्रभारी होने के साथ आपको लगता है कि अब नेता चयन में भी वो ठीक ठाक भूमिका निभाएंगे, चाहे वो राजनाथ सिंह हो या सहस्त्रबुद्धे जी? देखिए, सहस्त्रबुद्धे जी का जहां तक सवाल है, उनकी अभी तक की जो भूमिका है वो कोई खास उपलब्धि नहीं है। बस केवल एक नाम के हैं कि वो आते हैं, यहां अपना काम करते हैं, एक आध दिन रुकते हैं और चले जाते हैं। उससे ना तो संगठन को उनके कारण कोई लाभ मिल रहा है और ना संगठन उनका कोई लाभ ले पा रहा है। वो केवल एक औपचारिकतापूर्ण है। रही बात नेता प्रतिपक्ष की, नेता प्रतिपक्ष में आपको याद होगा राघवेंद्र जी, जैसे ही चुनाव हारे थे, भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी थी और कांग्रेस जीती थी, ये तय हो गया था कि जीत गए। उसके दूसरे ही दिन शिवराज सिंह चौहान जी ने स्पष्ट रूप से सार्वजनिक घोषणा की थी कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा, यहीं मरूंगा, यहीं जीऊंगा, यहीं मरूंगा। उनका स्पष्ट संकेत था कि वो दिल्ली जाने के इच्छुक नहीं है, यानी लोकसभा चुनाव लड़ने की उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने अघोषित रूप से ये संकेत केंद्र को भी दे दिए थे और अपने लोगों को भी दे दिए थे। बावजूद इसके पार्टी का शीर्ष नेतृत्व नहीं चाहता कि वो नेता प्रतिपक्ष बने। हालांकि वो चाहते जरूर हैं कि मैं नेता प्रतिपक्ष बनूं और विपक्ष की कमान संभालूं, लेकिन अमित शाह एंड कंपनी उनको इस पद पे लाने की बिल्कुल इच्छुक नहीं है। इसकी एक वजह ये भी है, उन्होंने कहा था कि वो आभार यात्रा निकालेंगे। जी। और जहां तक हमको खबर है, इस आभार यात्रा निकालने के मामले में दिल्ली से उनको अनुमति भी मिल गई थी। अचानक इसको रोका गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं अभी उनकी जो आभार यात्रा, उस पे राघवेंद्र जी वीटो तो दिल्ली से ही हुआ था। हाँ, वही मैं वो नहीं चाहते कि फिर से ये नेतागिरी करें। और वैसे भी मध्य प्रदेश में शिवराज जी ने सेकंड लाइन तो पूरी तरीके से खत्म कर दी। अब जब शिवराज जी ने ये देखा कि नेता प्रतिपक्ष बनने के मेरे कोई संभावना नहीं है और अल्टीमेटली मेरे को चुनाव लड़ना ही पड़ेगा, केंद्र इस पे अड़ा हुआ है, तो उनने धीरे से भूपेंद्र सिंह जी का नाम आगे बढ़ाया। भूपेंद्र सिंह उनके खासम खास हैं, इसलिए उन्होंने भूपेंद्र सिंह जी का नाम बढ़ाया। इस बीच आपको याद होगा कि गोपाल भार्गव जी को अमित शाह ने दिल्ली बुलवाया, बैठ के इनकी चर्चा हुई। दरअसल गोपाल भार्गव अमित शाह जी से काफी नजदीकी से जुड़े हुए हैं और अमित शाह नरेंद्र मोदी से भी निकटता है। जी, उन निकटता है और वो चाहते हैं कि विधानसभा उपाध्यक्ष का पद गोपाल भार्गव संभाले। ये मेरी जानकारी में है। अब बात वहीं आ गई कि एक ही क्षेत्र से, मतलब बुंदेलखंड से नेता प्रतिपक्ष भी हो जाए और उपाध्यक्ष भी हो जाए, तो नरोत्तम जी का नाम बीच में नरोत्तम जी का भी नाम काफी तेजी से आया, लेकिन शिवराज जी नरोत्तम जी को पसंद नहीं कर रहे कि ये नेता प्रतिपक्ष बने। जबकि आज की स्थिति में अगर सही भारतीय जनता पार्टी न्याय करती है तो सबसे अच्छा नेता प्रतिपक्ष का उम्मीदवार उनके पास नरोत्तम मिश्रा के रूप में है, जो संसदीय ज्ञान भी जिसमें कूट कूट के भरा हुआ है, संसदीय कार्य मंत्री रहते हुए आक्रामक शैली भी उन्होंने बताई है, किस तरीके से सत्ता पक्ष को साधे और किस तरीके से इनको कटघरे में करे, ये बखूबी वो आदमी अच्छी तरीके से जानता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष के साथ हुआ था कि शिवराज जी चाह रहे थे जो नाम, वो केंद्र शीर्ष नेतृत्व नहीं चाह रहा था, जो शीर्ष नेतृत्व चाह रहा था वो शिवराज जी नहीं चाह रहे थे। इस बीच का रास्ता निकाला गया और राकेश जी की ताजपोशी की गई। बिल्कुल वही स्थिति इस समय बनी हुई है। बिल्कुल, ये जो बीच के रास्ते की बात कर रहे हैं, मैं राकेश जी से पूछता हूं। राकेश जी, 3 राज्यों में भाजपा की हार, सरकार से बीजेपी को जाना, इससे क्या केंद्र मजबूत हुआ है? अगर केंद्र कमजोर है तो फिर जो क्षेत्र के छत्रप हैं उनकी चलेगी। अगर उनकी चलेगी तो फिर हम ये हमको ये मान लेना चाहिए कि नेता प्रतिपक्ष में या भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के मामले में इन 3 राज्यों की बात कर रहे हैं, तो फिर केंद्र की कितनी चलेगी, इसकी आशंका कम है, इसकी अनुमान कम है। हम अगर लोकसभा के चुनाव की बात करके दृष्टिगत रखें तो जो हिंदी पट्टी है, इनके 3 राज्यों में भी चुनाव हो गए हैं, बाकी जगह चुनाव अभी नहीं हुए, आगे होने वाले हैं। वर्चुअली लोकसभा के अंदर सरकार ये हिंदी पट्टी के लोग ही बनाते हैं। अभी हिंदी पट्टी के अंदर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कमजोर होती जा रही है,
लेकिन ऐसा भी नहीं है कांग्रेस की स्थिति मजबूत होती जा रही है। अगर आप बराबर देखेंगे मध्य प्रदेश का वोट शेयर, इसका मतलब ये नहीं कि भाजपा कमजोर नहीं, हम ये मान सकते हैं कि बीजेपी इसलिए मजबूत है क्योंकि कांग्रेस कमजोर थी। तो लेकिन अब कांग्रेस की कमजोरी खत्म हो रही है और अब वो थोड़ी शक्तिशाली होती जा रही है। नहीं, कांग्रेस शक्तिशाली हो रही है ये अलग विषय है, लेकिन इस सब के साथ हमको उस फैक्टर को भी देखना पड़ेगा। वो वोटर है जिसने दोनों को लाके नेक टू नेक खड़ा कर दिया था। लोकसभा में उसने नेक टू नेक कर मध्य प्रदेश सहित हिंदी पट्टियों में खड़ा कर दिया, तो सरकार बनाने के लाले केंद्र में भी पड़ जाएंगे और लोकसभा त्रिशंकु दिखाई देगी। तो अभी जो स्थिति है, कांग्रेस को ये 4 महीने अपने प्रदर्शन के हैं, भारतीय जनता पार्टी को ही 4 महीने संघर्ष के हैं। नेता प्रतिपक्ष किस जाति से बने, अध्यक्ष किस जाति से बने, भारतीय जनता पार्टी को इस सारे विषयों को छोड़कर उन विषयों पर लगना चाहिए जिनसे उसका वोट बैंक बनता है। लेकिन राकेश जी, वो उसी पर लग रही है। उससे मालूम है कि एट्रोसिटी एक्ट की वजह से जो उसका पारंपरिक सवर्ण वोटर था वो टूट गया। माई के लाल कहने की वजह से बहुत सारे युवा जो सवर्ण वोटर थे वो टूट गए। तो बीजेपी अब उसी तरफ जाना चाह रही है कि बीजेपी का जो लीडर अपोजिशन है वो उस वर्ग से आए ताकि वो अपना आदमी ऐसे लोगों में भेज सके जो भाजपा से नाराज चल रहे हैं। हाँ, एक बात। दूसरी बात, इस सारी चीजों से जुड़ी हुई एक दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भारतीय जनता पार्टी के चरित्र के खिलाफ है, उसकी नीतियों के खिलाफ है, वो ये है कि सारे के सारे अधिकार अमित शाह के आसपास घूमने लगे हैं। आज अमित शाह की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अगर अमित शाह आज कोई निर्णय लेंगे तो उनको शिवराज सिंह चौहान की मंशा का ध्यान रखना अवश्य पड़ेगा, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में आज वो फैक्टर तो हैं जो विंध्य और बुंदेलखंड के अंदर हम जो सारी स्थिति देख रहे हैं कांग्रेस की, उसको देख के लगता है कि शिवराज सिंह का जादू वहाँ तो था जो चला, लेकिन दूसरी जगह उनके माई के लाल के वाक्य ने उनकी लुटिया डुबो दी। तो इन सारी चीज़ों को भारतीय जनता पार्टी को जात, बिरादरी, तुष्टीकरण इसको छोड़कर संघर्ष की राह पकड़ना चाहिए 4 माह के अंदर, तब जाकर वो इस हिंदी पट्टी में आगे बढ़ेगी और लोकसभा की तरफ आगे बढ़ेगी। की बात की तो इन जिनकी हम बात कर रहे हैं, चाहे वो राजेंद्र शुक्ल हो, चाहे भूपेंद्र सिंह हो, चाहे गोपाल भार्गव या नरोत्तम मिश्रा जी हो, हम इसमें देख रहे हैं कि इसमें संघर्ष करने वाले लोग कौन है। गोपाल भार्गव संघर्षशील व्यक्ति है। उम्र फिर किसकी कितनी ज्यादा है, हाँ। कितनी कम है, कितनी ज्यादा है, क्योंकि ये फैक्टर इसमें आएगा। हाँ। कि आप कितने लगातार दौरे कर सकते हैं, कितना आप बिना थके काम कर सकते हैं। अनिल जी, ये सारा मामला कि जब हाईकमान कमजोर होता है, हम खालिश मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं, राजस्थान में भी दिक्कत आई, क्योंकि वहाँ वसुंधरा राजे की अगर काट कोई उनके पास नहीं है, तो जिस ढंग से वसुंधरा राजे ने बीजेपी को अपने ढंग से वहाँ डिक्टेट किया है, उन्होंने अपने हिसाब का कोई अध्यक्ष नहीं आया तो उन्होंने कार्यभार ग्रहण नहीं करने दिया। चाहे वो ओम प्रकाश माथुर की बात करें या जो वहाँ एक थे तिवारी जी, उनकी बात करें, वो उनको पार्टी छोड़नी पड़ी। सवाल ये है कि अभी लोग बात कर रहे हैं 3 राज्यों में हार के बाद, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के बाद, कि भाजपा के संगठन में पूरे घर के बदलने वाली स्थिति होगी, क्योंकि संगठन महामंत्री, प्रभारी की बात करें, अध्यक्ष की बात करें, ये सब खाली मध्य प्रदेश नहीं, तीनों राज्यों में ये स्थिति है। आखिर क्या बीजेपी दिल्ली से कुछ सोचेगी? क्योंकि जो कुछ खबरें आ रही है, संघ का भी कहना यह कि अब हमको संगठन के चेहरे बदलने चाहिए। सिर्फ संगठन के चेहरे बदलने से या कुछ लोगों के बदलने से काम चल जाएगा? आपकी राय? राघवेंद्र जी, ऐसा है, शीर्ष नेतृत्व ये बहुत अच्छी तरीके से जान रहा है कि हिंदी भाषी तीनों प्रदेशों में संगठन डे बाई डे लचर होता जा रहा है। मध्य प्रदेश में तो ये स्थिति है कि दूसरी लाइन पूरी तरीके से खत्म हो गई और इसीलिए शिवराज जी के ऊपर वो आकर रुक जाता है। इनके अलावा कोई उसके पास ऐसा अल्टरनेट नहीं है जो फिर से जिस पे उम्मीद जताई जा सके। मैं एक बात पूछूंगा आपसे जी, कि जब सेकेंड लाइन खत्म हो रही थी या जब खत्म की जा रही थी, तब संगठन क्या कर रहा था? संगठन के जो शीर्ष नेता थे वो आखिर सेकंड लाइन को खत्म क्यों नहीं दे रहे थे? अगर सेकंड लाइन खत्म हुई है तो इसमें गुनाह संगठन के शीर्षों का भी उतना ही है जितना ये सेकंड लाइन खत्म करने वाले। मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं। सबसे बड़ी स्थिति यह है कि जब से संघ को
सत्ता की चाशनी लगी है तब से संघ भी अपने आप को लचर साबित पा रहेगा। स्थिति यह है कि हर चुनाव में आप देखिए संघ की तरफ से एक अलग लिस्ट आ जाती है। अब आप देखिए कि कितना बड़ा दुर्भाग्य कि संघ के रामलाल जैसे व्यक्ति जब यहां पर आते हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा कद माने जाते थे, वो खड़े हुए हैं और मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि संघ की स्थिति भारतीय जनता पार्टी संगठन के सामने बोनी होती चली जा रही है। मैं इस पर रुकूंगा आपको एक मिनट जी। अगर संगठन महामंत्री रामलाल खड़े हुए हैं और सीएम बैठे हुए हैं तो फिर संघ क्या देख रहा है? संघ ऐसे संगठन महामंत्री को हटाता क्यों नहीं है? क्योंकि अगर उसको लग रहा है कि उसका व्यक्ति कमजोर है तो वो व्यक्ति नहीं बल्कि वो तो संघ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो वहां तो आप पूरे संघ की प्रतिष्ठा की जो है वो बैंड बजा रहे हैं। तो ऐसे कमजोर व्यक्ति को हम ये नहीं कहते, हमारा रामलाल जी से कोई राग द्वेष नहीं है, वो बहुत बेहतर आदमी है, लेकिन अगर वो किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसके उतार और चढ़ाव की लोग बात करेंगे, जैसे आपने जिक्र किया। जी नहीं, मैं वही बता रहा हूं, चाहे सहस्त्रबुद्धे जी हों चाहे रामलाल जी हों, आज इनकी स्थिति सत्ता के सामने ज्यादा टिक नहीं रही। सत्ता के सामने ये अपने आप को बोने साबित हो रहे, जबकि अभी तक ये महत्वपूर्ण बात है जी कि राकेश जी नेता प्रतिपक्ष कोई भी हो जाए, भाजपा का अध्यक्ष कोई भी हो जाए, हमने बहुत पहले यह भी कहा था कि भाजपा के संगठन महामंत्रियों की हैसियत ऐसी होती थी, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और उस समय गोविंदाचार्य भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री थे, तब उन्होंने कहा था कि भाजपा का मुखौटा है अटल बिहारी वाजपेयी, चेहरा नहीं है। ये भाजपा के संगठन महामंत्री की गलत, उन्होंने भले ही गलत कहा लेकिन वो ताकत थी। अलग बात है कि उसके बाद वो प्रदर्शन से गायब हो गए। दूसरे संगठन महामंत्री थे संजय जोशी, भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री। जब पाकिस्तान की यात्रा से लालकृष्ण आडवाणी वापस लौटे बतौर अध्यक्ष भाजपा के, उन्होंने कटा सिराज में कुछ बयान दिया था कि जिन्ना डेमोक्रेट थे। तब एयरपोर्ट पर उतरते ही अगर उनसे किसी ने इस्तीफा मांगा था तो वो थे भाजपा के संगठन महामंत्री संजय जोशी। तो संगठन महामंत्री को ये हैसियत होती थी जो प्रधानमंत्री के बारे में टिप्पणी कर सकते थे, पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस्तीफा ले सकते थे। अब संगठन महामंत्री खड़े हुए हैं और मंत्री और चीफ मिनिस्टर पीएम बैठे हुए हैं। तो ये जो गिरावट है, इसके लिए संघ भी दोषी है उतना, खुद व्यक्ति तो दोषी है ही है। अगर सेकंड लाइन खत्म हो रही है तो फिर भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व, संघ, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व तो आजकल प्रदेश के नेतृत्व के सामने गोड़ साबित हो रहा है। आज आप छत्तीसगढ़ का ही देख लें, छत्तीसगढ़ में विधानसभा का सेशन शुरू हुआ, बीजेपी के अधिकांश एमएलए गायब थे। संगठन अगर होता तो उस कार्यवाही को करता। जहाँ तक संगठन महामंत्रियों के कद का सवाल है, वो कद की को घटना बढ़ना तो संघ की मजबूती पर निर्भर करता है। आज संघ जैसा अभी हमारे साथी ने, अनिल जी ने कहा कि संघ के प्रचारक सुविधा भोगी हो गए हैं। मैं उससे भी आगे की एक बात करता हूँ, सुविधा भोगी नहीं, वेतन भोगी हो गए। उनको अपने वेतन से, व्यय पत्रक से मतलब होता है, बाकी क्या हो रहा है कोई नहीं देखता। मध्य प्रदेश के अंदर ही इस सारी स्थिति का आप तो गवाह हैं। जब राकेश सिंह जो है अध्यक्ष बने थे, उन्होंने पहली ही पत्रकार वार्ता में जिस तरह के इशारे किए थे, वो किसी प्रकार के सीरियस राजनेता के इशारे नहीं थे। वो तो ऐसा लगता था कि चलता हुआ चौराहे पर बात कर रहे हैं। तो इन चौराहों पर बात करने के नतीजे सामने आ गए हैं। मध्य प्रदेश में दिख ही रहा है, छत्तीसगढ़ में दिख गया, राजस्थान में दिख गया, और ऐसा ही चलता रहा तो लोकसभा बहुत मुश्किल हो जाएगी। राकेश जी, एक बात और है, जब बीजेपी का जो संगठन व्यवस्था है, जो ढांचा है, वो संगठन मंत्री की धुरी के आसपास घूमता है। जब पिछले दिनों की बात करें, पिछले सालों की बात करें, तो नंद कुमार सिंह चौहान को अध्यक्ष, जो निर्वाचित अध्यक्ष थे, उनको हटाया गया। हटाने के बाद राकेश सिंह को अध्यक्ष बनाया गया। हमने एक बार लिखा था, अपने खबर में लिखा था कि ऐसा ना हो कि घोड़े खोजने के चक्कर में आप खच्चर खोज लाएं। तब तक राकेश सिंह का नाम तय नहीं हुआ था। हम यहाँ फोकस इस बात पे करना चाह रहे हैं कि सवाल अध्यक्ष को बदलने का नहीं है। हमारा कहना है कि जब अध्यक्ष असफल होता है, अध्यक्ष बिगड़ता है, तो भाजपा में संगठन महामंत्री नाम की एक संस्था जो उसको समझाती है, संतुलित करती है, बचाती है। अगर वो संगठन महामंत्री कमजोर है तो फिर आप अध्यक्ष कितने बदल लें? फिर आपका हर अध्यक्ष का वही हश्र होगा जो नंद कुमार सिंह चौहान का हुआ है या फिर प्रभात झा किसी और का हुआ है। तो बीजेपी में जो मर्ज है वो दवा है, असल में मर्ज भी है और दवा भी है, वो संगठन मंत्री है। अगर संगठन मंत्री कमजोर है तो उससे बड़ा कोई मर्ज नहीं हो सकता। अगर संगठन मंत्री बेहतर है, सख्त है, संगठन को जानता तो उससे अच्छी कोई दवा नहीं हो सकती। अनिल जी, आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, क्योंकि ये दोनों कमजोरी की वजह से आपको नेता प्रतिपक्ष ढूंढने में दिक्कत जा रही है और इसी वजह से आपको बार बार अध्यक्ष बदलने की बात करनी पड़ रही है।
देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति में ये है कि कुशाभाऊ ठाकरे के बाद से अभी तक कोई ऐसा संघ का आदमी नहीं है जो पार्टी को कंट्रोल कर सके। सत्ता और संगठन में जब तक ट्यूनिंग नहीं होगी राघवेंद्र जी, जब तक आगे नहीं बढ़ा जा सकता, मजबूत नहीं हुआ जा सकता। तो सत्ता तो गई। हाँ, आप देखिए, संगठन में ट्यूनिंग नहीं, आप देखिए, जब तक अरविंद मेनन थे यहां पर, शिवराज जी की उनकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी, और आप देखिए जहां जाते थे वहां जीत अपनी गोदी में लेकर आते थे। हमेशा इनको जीत मिली है, जिस जगह गए वहां जीते ही जीते हैं। लेकिन अरविंद मेनन जी के बाद जाने के बाद जिस तरीके से सुहास भगत आए, आज स्थिति ये, प्रदेश अध्यक्ष जी उनसे बातचीत नहीं होती, मुख्यमंत्री जी की उनसे ट्यूनिंग नहीं है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान तो झगड़ा करके उनसे गए हैं कि पार्टी नेताओं ने उनको सुलझाया। तो जो अपने यहाँ सुहास भगत जी, उनकी किसी से ट्यूनिंग नहीं बनती। जब सुहास भगत जी बेचारे सज्जन भले आदमी है जी, वो भाजपा की सियासत को समझ नहीं पा रहे हैं, संघ के हैं। वही स्थिति आ रही है कि यहीं से संगठन कमजोर हो रहा है, और ये कमजोरी जो है यही इनका हार का कारण बन रही है। यही जो पार्टी के लिए डिवोटी कार्यकर्ता हैं, जो संस्कारित कार्यकर्ता हैं, जो शुरू से पार्टी को जोड़े हुए हैं और पार्टी को यहां तक पहुंचाने में जिनकी अहम भूमिका रही है, वो आज बिल्कुल बैकफुट पे हैं। और इसीलिए नेता प्रतिपक्ष ढूंढने में दिक्कत जा रही है। इसीलिए आपको बार बार माने कैलेंडर के महीनों की तरह अध्यक्ष बदलने की बात हो रही है। निश्चित जी। अब बहुत संक्षिप्त टिप्पणी, आपका समय समाप्त हो चला जी। अब सवाल ये कि भारतीय जनता पार्टी का क्या हो, सत्ता चली गई, नहीं, नेता प्रतिपक्ष का क्या होगा, अध्यक्ष बदलना तो उनका क्या होगा, लेकिन 2-3 वाक्यों में। सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष के लिए जी, उनको उस बात का ध्यान रखना चाहिए जो संसदीय परंपराओं का पालन कर सके। नरोत्तम मिश्रा जी के बारे में सारी बातें कही जाती हैं, लेकिन मैं उन सारी बातों से बहुत ज़्यादा असहमत इसलिए हूँ कि नरोत्तम मिश्रा जी ने अपने पूरे कार्यकाल में विधानसभा का सेशन कभी पूरा नहीं चलने दिया। अब वो तो उसमें मुख्यमंत्री भी होगा, अध्यक्ष, सारी बातें होती है, बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। आज अब यही स्थिति भारतीय जनता पार्टी के साथ होगी। कांग्रेस भी विधानसभा जब चाहेगी चलाएगी, जितने दिन चाहेगी उतने दिन चलाएगी, वो तो, और ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। बिल्कुल, वो लाइन वो खिंच चुकी है। नेता प्रतिपक्ष ऐसा होना चाहिए जो विधानसभा का सेशन जनहित में चलने दे। ठीक, चलिए, ऐसा लीडर चुना जाए जो विधानसभा को जनहित में चलाने के लिए सरकार को मजबूर करे या उस पर अंकुश रखे। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। हम दर्शकों को बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन जिस दौर से है, उसकी कमजोरी के चलते लीडर ऑफ अपोजिशन चुनने में दिक्कत जा रही है, और उसी के चलते बार बार अध्यक्ष बदलने की बात हो रही है। उम्मीद करते हैं कि जो भाजपा के डॉक्टर हैं वो इस अपने मर्ज को ठीक करेंगे और ज्यादा बेहतर स्थिति में लाएंगे। अब आते हैं हम बाखबर के अंतिम रंग की तरफ। आज आपसे बात करेंगे, हालांकि ये चीज सबको पता है कि चीन ने चंद्रमा के उस हिस्से पर अपना यान उतारा जो अंधेरे में है, लेकिन चूंकि ऐसा पहली बार हुआ, इसलिए हम बाखबर में इसका जिक्र कर रहे हैं। चंद्रमा के ना दिखने वाले हिस्से पर चीन ने उतारा है चांग-ए 4। ये यान जो है चंद्रमा के दूसरी ओर के हिस्से में रोबोट अंतरिक्ष यान के उतारने में सफलता पाने के बाद ये स्थिति बनी है। यह ऐसी पहली कोशिश है। चीन के सरकारी मीडिया ने बताया कि राजधानी बीजिंग के समय के मुताबिक सुबह 10:26 पर यह यान चंद्रमा में उतरा था। चीन के मीडिया ने यह भी बताया कि इस अंतरिक्ष यान के उतरने को उन्होंने मील का पत्थर साबित किया है। उसको बताया ऐसा पहली बार है जब यान के सुदूर हिस्से पर, चंद्रमा के सुदूर हिस्से पर इसको उतारा गया है, और जो अब तक अछूता था। इस यान ने लैंडिंग के बाद सतह की कुछ तस्वीरें भेजी हैं। हालांकि ये तस्वीरें सीधे पृथ्वी पर नहीं आई है। पहले इसने एक उपग्रह को यह तस्वीरें भेजी और फिर उसे सीधा पृथ्वी पर भेजा गया। हाल के दिनों में चांग-ए 4 ने लैंडिंग की तैयारी में अपनी कक्षा को काफी सीमित कर लिया था। चीन के संवाददाता बताते हैं कि यह विज्ञान से अधिक एक बड़ा दाव है। इस यान की लैंडिंग से पहले बहुत कम इस तरह की खबरें आई थी। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 2003 में इसने अंतरिक्ष में पहली बार इंसान को भेजने में सफलता पाई थी। सोवियत यूनियन और अमेरिका के बाद चीन इस किस्म का पहला देश था। तो ये एक बड़ी खबर है कि चीन ने जिस यान को भेजा है वो उस हिस्से पर उतरा चंद्रमा के जहां पहले कभी कोई नहीं गया था और जहां आज अंधेरा है। हो सकता है कि वहां की तस्वीरें कुछ नई चीजें दुनिया को बता पाए। तो बाखबर के इस हिस्से में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। तब तक बंदे रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।